अगले रोज मेरी आंख उस वक्त खुली जब मुतवल्ली शाने से हिलाकर मुझे जगा रहा था। वो मेरे लिए चाय और डबल रोटी लाया था। वो कहने लगा, रात एक सिख दरगाह के बाहर बैठकर भक्ति गीत गा रहा था। हो सकता है वो इंडियन CID का आदमी हो, मगर अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तुम अभी यहीं रहो। वो खामोश हो गया। मैं अपने साथ उसे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। मैंने उसे रात के वाक्य के बारे में कुछ न बताया। अपने गले का नक्श मैंने सब्ज चादर के अंदर छुपा रखा था। मैंने कहा, मैं आज यहाँ से जाना चाहता हूँ। बोला, तुम कहाँ जाओगे? दुश्मन ने जगह जगह जाल बिछा रखा है। अखबार में आज भी तुम्हारी तस्वीर छपी है। तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए 5000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया गया है। मैंने सांस भर कर कहा, अल्लाह मालिक है। वो चाय की प्याली तख्त पर रखते हुए रुमाल से होंठ पूंछ कर बोला, अगर तुम किसी तरह छुपते छुपाते सरहंद शरीफ पहुंच जाओ तो वहां मुजद्दद साहब की दरगाह पर मेरा भाई गयास मुतवल्ली है। उसको जाकर मेरा नाम बताना, वो तुम्हें अपने पास छुपा लेगा। मेरा मिशन छुपे रहने का नहीं था, मुझे मैदान अमल में कूदना था। मैंने उसका दोबारा शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो मेरे लिए बाजार से एक नया जोड़ा ला दे और प्रकाश चंद के नाम से किसी भी ट्रेन के फर्स्ट क्लास में जालंधर से दिल्ली तक एक सीट रिजर्व करवा दे। वो रजामंद हो गया। मैंने कुछ रकम उसे दे दी। दोपहर को वो वापस आया तो खद्दर के थैले में मेरा सामान ले आया था। फिर उसने जेब से एक टिकट निकाल कर मुझे दिया और बोला, ये फ्रंटियर मेल का टिकट है। गाड़ी रात के 9:15 बजे जालंधर पहुंचती है। मैंने कहा, फिक्र न करो, मैं खुद ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा। मैंने लिबास तब्दील कर लिया। रात 8:45 बजे उसने एक साइकिल रिक्शा लाकर दरगाह के पिछवाड़े खड़ा कर दिया और मुझे तहखाने से निकाला और मुझसे गले मिला तो रिंधी हुई आवाज में बोला, बेटा, मैं तुम्हारी इससे ज्यादा खिदमत करना चाहता था, मगर हम मुसलमान यहाँ मजबूर हैं। मैंने उसका हाथ थाम कर दिली शुक्रिया अदा किया और रिक्शे में बैठकर मुतवल्ली ने रिक्शे वाले सिख से कहा, सरदार जी, लाला जी को स्टेशन पर पहुंचा दो। कांग्रेस के बड़े मशहूर लीडर हैं। रिक्शा शुरू रात की तारीकी में जालंधर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। 15-20 मिनट बाद दूर से रेलवे स्टेशन की रोशनियां नजर आने लगी। रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां काफी रौनक थी, लेकिन मिलिट्री पुलिस का कोई आदमी नहीं था। गेट पर सिख टिकट चेकर खड़ा टिकट देख रहा था। मैंने टिकट दिखाया तो उसने टिकट मार्क करके टिकट मेरे हवाले कर दिया और बोला, महाराज, गाड़ी 20 मिनट लेट होगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं सरदार जी, आपका धन्यवाद, और मैं प्लेटफॉर्म पर आ गया। वेटिंग रूम की तरफ बढ़ा ही था कि वेटिंग रूम के बाहर मिलिट्री पुलिस के 2 सिपाही खड़े बातें कर रहे थे। मैं सुकून से उनके करीब से गुजरकर वेटिंग रूम में दाखिल हो गया। कोने वाली एक कुर्सी पर बैठ गया और मेज से अंग्रेजी का अखबार उठाकर अपने चेहरे के आगे कर लिया। उसी सफे पर मेरी तस्वीर छपी थी और 5000 रुपए का इनाम का ऐलान था। कमबख्त गाड़ी को भी आज लेट होना था। खुदा खुदा करके 9:30 बजे प्लेटफॉर्म पर कुलियों की भाग दौड़ की आवाजें आने लगी। मुसाफिर सामान उठाकर बाहर निकलना शुरू हो गए। मैं भी प्लेटफॉर्म पर निकल आया। ट्रेन आ गई। फर्स्ट क्लास के तीसरे कंपार्टमेंट के बाहर मेरे नाम की चिट लगी हुई थी। ये 2 सीटों वाला कूपे था। दूसरी सीट खुशकिस्मती से खाली थी। मैं डिब्बे में घुसकर सीधा बाथरूम में चला गया और मुंह हाथ धोना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद गाड़ी ने विसल दिया तो मैं बाथरूम से निकलकर अपनी सीट पर बैठ गया। गार्ड ने सीटी बजाई और गाड़ी चल दी। मैं खिड़की के शीशे में से जालंधर शहर की कोठियों और मकानों की रोशनियों को तेजी से पीछे जाते हुए देखने लगा। गाड़ी लुधियाने के स्टेशन पर रुकी तो डिब्बे में एक मोटा ताजा लाला हाँपता हुआ दाखिल हुआ। कुली उसका सामान रखने लगा। लाला ने धोती कुर्ता पहन रखा था। उसने लड़ झगड़ कर कुली को रुखसत किया और राम राम करता अपनी सीट पर बराजमान हो गया। बोला, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। ये कुली तो लूटते हैं मुसाफिरों को। बहुत जल्द मुझे एहसास हो गया कि इस हिंदू लाले ने अखबार में मेरी तस्वीर नहीं देखी। वो दिल्ली में कपड़े का कारोबार करता था। देर तक बोलता रहा, फिर सीट पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद उसके खर्राटे गूंजने लगे। ट्रेन स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती भागी चली जा रही थी। अंबाला गुजर गया। मेरठ छावनी पर मैं चौकन्ना हो गया। हिंदू लाले ने खिड़की खोलकर बाहर की छाबड़ी वाले को आवाज दी और उससे कचोरियां लेकर खाने लगा। बड़े कर बामेज इंतजार के बाद गाड़ी मेरठ छावनी से रवाना हुई। दिल्ली के करीब करीब पौ फटने लगी। मोटा लाला अभी तक खराटे ले रहा था। दिल्ली आया तो दिन काफी निकल आया था। एक बार फिर मैं भारत के दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था, जहां से मैं जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो मैं मुसाफिरों के हुजूम में घुस गया और गेट की तरफ बढ़ने लगा, जहां लोगों का काफी रश था। गेट से निकलकर लॉबी में से गुजर रहा था कि मेरी निगाह सुतून के पास खड़े कमीज पतलून वाले एक दुबले पतले आदमी पर पड़ी। वो शक्ल ही से CID का आदमी लगता था। मैं सुकून से चलता गया। अभी मैं लॉबी की सीढ़ी से दूर ही था कि पीछे से किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रख कर कहा, महाश जी, कहाँ से आ रहे हैं? मैंने मुड़कर देखा, वही आदमी था। मैंने बड़ी खंदा पेशानी से उसे प्रणाम करते हुए कहा, मेरठ से आ रहा हूँ महाराज। वहाँ कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। बोला, महाराज, जरा मेरे साथ चलें। वो सामने वाले कमरे में कांग्रेस कमेटी के लीडर साहब ने आपको बुलाया है।
है। मैंने सामने वाले कमरे की तरफ देखा, वहाँ एक सिख फौजी खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। एक पल के लिए मेरे जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई। सिख फौजी ऊंचा लंबा जवान था। वो हमारी तरफ बढ़ा। सीआईडी वाले ने उसकी तरफ देखकर कहा, सरदार जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये महाशय जी वही हैं जिसकी आपको तलाश है, इसे अंदर ले चलें। मैं उन दोनों के दरमियान बेबस सा होकर रह गया। इससे पहले कि मैं कोई एक्शन करता, वो मुझे धकेल कर कमरे में ले गए। सिख फौजी ने मेज की तराज से अखबार निकाला तो मेरी जान हवा हो गई। वो कभी अखबार में छपी हुई तस्वीर और कभी मेरी तरफ देखता। अचानक वो कुर्सी से उठा। उसने पिस्तौल निकाल कर मेरी तरफ तान लिया और गरजदार आवाज में बोला, बैठ जाओ थे सरदार जी, मेरा इनाम ना भूल जाना। सीआईडी वाला कहने लगा। सिख फौजी ने उसे झिड़क कर कहा, तुम बाहर जाओ, और उसे कमरे से निकाल दिया। फिर मेरी तरफ घूरते हुए रिसीवर उठाया और कोई नंबर मिलाने लगा। गले में पड़े हुए मुकद्दस नक्श को आजमाने का वक्त आ गया था, क्योंकि मैं जेब से जहरीला सिगार निकाल कर नहीं सुलगा सकता था। वक्त बहुत कम था। अगर उसने फोन पर कंपनी कमांडर को इत्तला कर दी तो फौज का पूरा दस्ता यहाँ आ जाएगा। मैंने बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक दिल ही दिल में कलमा तैयबा पढ़कर नक्श पर एक निगाह डाली, फिर सिख फौजी की तरफ देखने लगा। मैंने अपने सामने खड़े पिस्तौल वाले सिख फौजी की आंखों में आंखें डालकर ये फिक्रे दोहरा रहा था, मैं कांग्रेसी लीडर हूँ, तुम मुझे जानते हो, मुझे अपनी हिफाजत में यहाँ से निकालो, और नक्श के असर का इंतजार करने लगा। अचानक सिख फौजी के चेहरे पर तासुफ और मलाल का तासुर उभरा। उसने पिस्तौल मेज पर रख दिया और मेरा हाथ अपने हाथ में थाम कर बोला, महाशय जी, मुझे क्षमा कर दें, मेरे आदमी से गलती हो गई है। भला आपको कौन नहीं जानता, दरअसल आपकी शक्ल उस पाकिस्तानी जासूस से बहुत मिलती है जिसकी हमें तलाश है। आइए, मेरी गाड़ी आपको छोड़ आती है। मैं उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दे रहा था। वो मुझे साथ लेकर फौजी ऑफिस से बाहर आ गया। वो बड़े अदब और एहतराम के साथ मेरे हमरा चल रहा था। हिंदू सीआईडी वाले ने जब ये मंजर देखा तो हैरत से हमारा मुंह तकता रह गया। वो आगे बढ़ा ही था कि सिख फौजी ने कहा, बंदा बंदा देख लिया करो। एक तरफ फौजी जीप खड़ी थी। उसने मुझसे पूछा, महाशय जी, आप कहाँ जाएंगे? मैंने ख्वाजा निजामुद्दीन का नाम ले दिया। मुझे मालूम था कि वहाँ से नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन दूर नहीं है, और वैसे भी ये मुसलमानों की बस्ती थी और वहाँ मुझे कुछ देर के लिए पनाह मिल सकती थी। सिख फौजी ने ड्राइवर को हुक्म दिया कि ख्वाजा निजामुद्दीन की बस्ती में छोड़ाए। सिख फौजी ने बड़े एहतराम से मुसाफा किया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर दिल में उसे मुखातिब करके कहा, मेरे जाते ही भूल जाओगे कि तुम किसी कांग्रेसी लीडर या मशकूक आदमी से मिले थे। ये कहकर मैं जीप में सवार हो गया। जीप रवाना हो गई। जब सिख फौजी मेरी निगाहों से ओझल हो गया तो मैंने हिंदू ड्राइवर से कहा कि तेज चले। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है। यहाँ मेरा कोई जानने वाला भी नहीं था। एक एतबार से ये मेरे हक में बात जाती थी। ये बात वाज़ेह थी कि सिख फौजी तो मेरे नक्श के असर की वजह से मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन हिंदू सीआईडी वाला मुझे फौजी जीप में जाते देख चुका था। वो यही समझेगा कि सिख फौजी ने रिश्वत लेकर मुझे छोड़ दिया है, लिहाजा मुझे गिरफ्तार करवाने की सर तोड़ कोशिश करेगा। इस तरह एक तो उसकी तरक्की होगी और 5,000 रुपए इनाम भी मिलेगा। जब फौजी जीप मुझे छोड़कर वापस जाएगी तो वो ड्राइवर से जरूर पूछेगा कि मुझे कहाँ छोड़कर आया है, और फिर वो मिलिट्री पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाएगा। ये भी हो सकता था कि मुझे फौजी जीप में जाता देखकर उसने रेलवे स्टेशन से कोई करीबी फौजी दफ्तर में फोन कर दिया हो और सिपाही मेरी तलाश में निकल चुके हों। सूरत हाल खासी नाजुक थी। जीप बस्ती निजामुद्दीन में दाखिल हुई तो मैं ड्राइवर को गलत राह पर डालने के ख्याल से एक होटल के सामने उतर गया। उसे ये तासुर दिया कि मैं इसी होटल में मुकीम हूँ। जीप निगाहों से ओझल हुई तो मैंने एक रिक्शा लिया और उसे दरगाह हजरत निजामुद्दीन की तरफ चलने को कहा। उस वक्त सबसे बड़ा मसला मेरा कांग्रेसी लिबास था, जिससे जल्द से जल्द निजात हासिल करने की जरूरत थी। पैसे मेरे पास थे। रिक्शा एक शॉपिंग सेंटर के करीब से गुजरा तो मैं वहां उतर गया। बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर था जिसमें हर किस्म की दुकानें और स्टोर मौजूद थे। एक स्टोर रेडीमेड कपड़ों से भरा हुआ था। मैं शीशे की एक अलमारी में लटका हुआ समर सूट देख रहा था कि मुझे महसूस हुआ एक शख्स काउंटर के पास खड़ा मुझे घूर रहा है। ऐसी हालत में मेरा यहाँ कांग्रेसी लिबास उतार कर समर सूट पहन कर निकलना मशकूक बना सकता था। चुनाचे मैं कुछ खरीदे बगैर ही स्टोर से निकल आया। फिर दूसरा रिक्शा लिया और दरगाह की तरफ चल दिया। रास्ते में एक मिलिट्री पुलिस की जीप करीब से गुजर गई। मैंने रिक्शे वाले को एक बाजार में मुड़ने को कहा और थोड़ी दूर जाकर उतर गया। साथ साथ बनी हुई क्वार्टर नुमा छोटी कोठियों वाला इलाका था। इधर उधर छोटी सड़कें एक दूसरे को काटती गुजर रही थी। मैं एक मकान के सामने से गुजर रहा था कि बोर्ड पर डॉक्टर नूरुल हसन जैदी लिखा देखा। मैंने घंटी बजा दी। दरवाजा एक पुख्ता उम्र के दुबले पतले अचकन पोश बुजुर्ग ने खोला। उन्होंने अपने सामने एक कांग्रेसी लिबास वाले लीडर नुमा नौजवान को देखा तो हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दरियाफ्त किया कि मुझे किससे मिलना है। मैंने पूछा, डॉक्टर नूरुल हसन जैदी साहब आपका ही नाम है? वो बोले, जी हाँ, तशरीफ लाइए। वो मुझे कोई मरीज समझकर अंदर ले गए और ड्राइंग रूम में बिठा दिया। फर्श पर घिसा पिटा कालीन बिछा हुआ था। पुरानी वजह के सोफे थे। दीवार पर करबलाए मोहल्ला के कते आवेज़ां थे। जैदी साहब मेरे सामने सोफे पर बैठ गए और बोले, मरीजों को मैं आम तौर पर सुबह 9 बजे के बाद दुकान पर ही देखता हूँ, लेकिन आप तशरीफ ले आए हैं तो फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने कहा, जैदी साहब मैं इस वक्त एक अजीब मुसीबत में मुब्तला हूँ। वो बोले, फरमाइए
फरमाइए क्या आरिज़ा लाहक है। मैंने बड़े राजदाराना अंदाज में कहना शुरू किया, ज़ैदी साहब मेरा नाम सज्जाद रिजवी है। मैं मशरकी पाकिस्तान से जान बचाकर यहाँ आया हूँ। वहाँ मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का छोटा सा कारोबार था। मैं सियालकोट पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। ढाका फॉल हुआ तो वहाँ कत्लेआम शुरू हो गया। मैं ढाका से चिटागोंग की तरफ फरार हो गया। कई माह भेस बदल कर जंगलों में फिरता रहा। फिर एक स्मगलर की मदद से भारत की सरहद पार करके कलकत्ते आ गया। यहाँ भारतीय पुलिस मेरे पीछे लग गई। मैं उनके चुंगल से फरार होकर दिल्ली आ गया। यहाँ डॉक्टर ज़ैदी साहब को मेरी गुफ्तगू ने परेशान कर दिया। जल्दी से बोले, भाई साहब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ के मुसलमानों को पुलिस पहले ही शक की निगाह से देखती है। यहाँ अपने बाल बच्चों के साथ इज्जत की रोटी खा रहा हूँ। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। इतना वादा करता हूँ कि मैं आपके बारे में किसी से बात नहीं करूंगा। मैंने कहा, ज़ैदी साहब आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं कि मुझे अपनी कोई पुरानी अचकन और कमीज पजामा ही दे दें। मैं इस कांग्रेसी लिबास से छुटकारा चाहता हूँ। ज़ैदी साहब दूसरे कमरे में गए और थोड़ी देर बाद एक नस्वारी रंग की पुरानी अचकन और कुर्ता पजामा लेकर वापस आ गए। बोले, इस गुसल खाने में जाकर कपड़े तब्दील कर लीजिए। मैंने गुसल खाने में जाकर लिबास तब्दील किया। अपनी खास चीजें यानी V2 गोलियों का पैकेट और भारतीय करेंसी रुमाल में लपेट कर उसी तरह अपनी कमर के गिर्द बांधी। जहरीला सिगार अचकन की जेब में डाला और बाहर आ गया। कांग्रेसी कपड़े मैंने लपेट रखे थे। उन्होंने कहा, इन्हें साथ ही ले जाएं तो मेहरबानी होगी, और हाँ बराए करम किसी से मेरा जिक्र न कीजिएगा। उन्होंने कांग्रेसी कपड़े एक लिफाफे में डालकर मेरे हवाले कर दिए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मकान से निकल आया। यहाँ से मैंने एक बार फिर रक्षा पकड़ा और सीधा दरगाह हजरत निजामुद्दीन पहुंच गया। रास्ते में एक वीरान मकाम पर मैंने चलते रक्षे से लिफाफा झाड़ियों में फेंक दिया। दरगाह पर बड़ी रौनक थी। अंदर से कव्वाली की आवाजें आ रही थी। जायरीन और अकीदतमंदों का हुजूम था। मैंने बाहर से चंद हार खरीदे और दरगाह शरीफ पर जाकर चढ़ाए। फिर चारों तरफ गहरी निगाह डालता हुआ अकबी दरवाजे से कब्रिस्तान में आ गया। यहाँ हजरत अमीर खुसरो की कब्र पर फातिहा पड़ी। माहौल का गहरी नजर से एक बार फिर जायजा लिया। एक आदमी मिर्जा गालिब की कब्र पर फातिहा पढ़ रहा था। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। मैं ड्योड़ी में से गुजरकर वापस दरगाह में आ गया। उस आदमी पर मुझे शुबा हुआ कि वो CID का आदमी है। यहाँ कव्वाली हो रही थी। मैं भी दूसरे लोगों के साथ एक तरफ दीवार से लगकर बैठ गया। मेरी निगाहें कब्रिस्तान वाले दरवाजे पर लगी हुई थी। मुझे यकीन था कि अगर वो CID का आदमी है तो मेरे पीछे जरूर आएगा। 10 मिनट गुजर गए, वो शख्स ना आया। मैं वहां से निकल जाने के बारे में सोचने लगा। मेरा टारगेट जनूबी हिंद का सबसे बड़ा शहर मद्रास था, जहां से मुझे भारतीय एटमी प्लांट को उड़ाने के लिए मंडापम कैंप नामी शहर में जाना था। काफी लंबा रास्ता था। दोपहर हो चुकी थी, भूख लग रही थी। दरगाह शरीफ पर लंगर जारी था। वहां से मैंने नमकीन चावल खाए और गौर करने लगा कि यहाँ से नई दिल्ली पहुंचकर ट्रेन पकड़ूं या निजामुद्दीन स्टेशन पर चला जाऊं। खतरा तो दोनों जगहों पर था। मद्रास एक्सप्रेस मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही मिल सकती थी और दिल्ली का रेलवे स्टेशन मुझे एक ऐसा मगरमच्छ लग रहा था जो मुंह फाड़े मुझे निगलने के लिए तैयार हो। आखिर मैंने फैसला किया कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बम्बई का रुख किया जाए। बम्बई से पूना पहुंचूं और फिर मद्रास की तरफ निकल जाऊं। वो बिल्कुल मुख्तलिफ सूबा है। वहां मैं निस्बतन महफूज हूंगा। रुपए मेरे पास काफी थे। वहीं बैठे हुए लोगों से मैंने मालूम कर लिया कि बम्बई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन शाम को 7 बजे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचती है और 5 मिनट रुकने के बाद रवाना हो जाती है। बाकी वक्त मैंने वहीं कव्वालियां सुनते गुजार दिया। 6 बजे लंगर से थोड़े नमकीन चावल खाए, ठंडा पानी पिया और पौने 7 बजे दरगाह से निकलकर एक रिक्शे में बैठकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। रेलवे स्टेशन पर ज्यादा रश नहीं था। मैंने बम्बई तक फर्स्ट क्लास का एक टिकट खरीदा और एक कैंटीन की ओट में बेंच पर बैठ गया। अब मुसाफिरों की रेल पेल शुरू हो गई थी। ठीक 7 बजे दिल्ली की तरफ से ट्रेन आ गई। ये पंजाब मेल थी। ट्रेन में काफी रश था। मैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में दाखिल हो गया। यहाँ पहले ही से 3 मुसाफिर अपनी अपनी नशिस्तों पर बराजमान थे। उनका सामान फर्श पर रखा था। नशिस्तों पर बिस्तर लगे हुए थे। उनमें एक सिख था और 2 हिंदू थे। हिंदुओं ने तिलक लगा रखे थे। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मुसाफिरों ने मेरी तरफ एक नजर देखा और फिर आपस में बातें करने लगे। मैंने अपनी तसल्ली के लिए खिड़की से बाहर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। वही आदमी जिसने दरगाह के कब्रिस्तान में गालिब की कब्र पर फातिहा पढ़ते हुए मुझे घूरा था, प्लेटफॉर्म पर सामने खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। गार्ड ने सीटी बजाई तो गाड़ी को धचका लगा। वो शख्स अब भी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने सर नीचे कर लिया। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी। मैंने सोचा अगर ये CID का आदमी है तो मेरे साथ ट्रेन पर सवार क्यों नहीं हुआ। हो सकता है उसने यहीं से अगले स्टेशन पर खबर कर दी हो कि मैं फुला कंपार्टमेंट में सवार हूँ। इस ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया। सिख मुसाफिर मुझसे पूछ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उसे कोई जवाब न दिया। वो फिर बोला, भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ जाओगे। मेरे मुंह से निकल गया, भोपाल। ट्रेन ने स्टेशन से निकलते ही रफ्तार पकड़ ली। फरीदाबाद का स्टेशन आया और गुजर गया। ट्रेन अपनी अगली मंजिल की तरफ उड़ी जा रही थी। आगे मिथरा शहर था। शाम का झटपटा रात के अंधेरे में घुल मिल गया था। पंजाब मेल मिथरा के रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। मैंने खिड़की से सर निकाल कर देखा तो प्लेटफॉर्म की रोशनियों में मिलिट्री पुलिस के ऊंचे तुर्रों वाले सिपाही नजर आए। मैं डिब्बे के उस दरवाजे पर खड़ा हो गया जो रेलवे लाइन की तरफ खुलता था।
था। ट्रेन अभी रुकी नहीं थी कि मैं नीचे उतर गया। डिब्बे आगे गुजरते गए। थर्ड क्लास वाले डिब्बे ट्रेन की सबसे पिछली बोगी में थे। मैंने अंधेरे का फायदा उठाते हुए अचकन की जेब से जहरीला सिगार और टिकट निकालकर कुर्ते की जेब में डाला और अचकन दूसरी तरफ रेलवे लाइनों में फेंक दी। जो ही थर्ड क्लास का डिब्बा मेरे करीब से गुजरा, मैं उसके दरवाजे से लटक गया। ट्रेन कुछ आगे जाकर रुक गई। थर्ड क्लास के डिब्बे में बहुत रश था। मैं एक मुसाफिर के सामान की आड़ लेकर बैठ गया। कई मुसाफिर अंदर घुस रहे थे, सामान खिड़कियों से अंदर फेंक रहे थे। मैंने देखा कि दरवाजे के आगे लोगों का सामान पड़ा था, जिसकी वजह से वो बंद था। खिड़की से अभी तक कोई मिलिट्री पुलिस वाला अंदर झांकता नजर न आया। खुदा खुदा करके इंजन ने विसल दी और ट्रेन आगे को खिसकी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। पंजाब मेल फर्राटे भरती रात की तारीकी को चीरती आगरा की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। 1.5 घंटे बाद राजा की मंडी स्टेशन गुजर गया। अगला स्टेशन आगरा कैंट था। ट्रेन रुक गई। मुसाफिरों का यहाँ भी रश था। एक मुसाफिर खिड़की में से कूद कर अंदर आया और बोला, अरे यहाँ आज पुलिस क्यों आई है? कोई डाकू पकड़ेगी क्या? मैंने अपना आप मजीद नीचे कर लिया। मेरे पास एक बड़े मियाँ कांधे पर रुमाल डाले बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या आपका रुमाल थोड़ी देर के लिए अपने सर पर बांध सकता हूँ? सर को हवा लग रही है। उन्होंने फौरन मुझे अपना फूलदार रुमाल दे दिया। मैंने उसे अपने सर पर इस तरह बांधा कि मेरी शक्ल दूर से पहचानी न जा सके। ट्रेन का स्टॉप 10 मिनट का था। उसे 15 मिनट गुजर गए। पुलिस डिब्बों में मुझे तलाश कर रही थी। इसका सबूत मुझे एक सिपाही को देखकर मिल गया, जो हमारे डिब्बे को खुलवाने के लिए कह रहा था। मुसाफिर सामान इधर उधर हटाने लगे। लैट्रीन मेरे करीब ही थी। मैं उसके अंदर घुस गया। अंदर से कुंडी लगा ली। अब मेरी किस्मत थी, पकड़ा भी जा सकता था और नहीं भी। जब मुझे लैट्रीन में घुसे 5 मिनट हो गए तो किसी ने बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारा। दरवाजा खोलो भैया जी। हमला करने की तैयारी करके मैंने दरवाजा खोल दिया। मेरे सामने सिपाही की बजाय एक मुसाफिर खड़ा था। मैं मुंह लपेटे सर झुकाए बाहर निकलकर सामान की ओट में बैठ गया। मालूम हुआ कि सिपाही अंदर नहीं आया था, वहीं खिड़की से अपना फर्ज पूरा करके चला गया था। ट्रेन आगरा कैंट से रवाना हुई तो एक बार फिर मैंने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि अब तवक्को नहीं थी कि किसी अगले स्टेशन पर पुलिस मुझे तलाश करने आएगी। अगला बड़ा स्टेशन ग्वालियर था। रात 1 बजे तक ट्रेन छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पीछे छोड़ती अपने सफर पर रवाना थी। 1 बजे ग्वालियर आ गया। प्लेटफॉर्म पर काफी रश था। कुछ मुसाफिर उतर गए, कुछ डिब्बे में सवार हो गए। मैंने खिड़की से प्लेटफॉर्म पर निगाह डाली, कहीं कोई मिलिट्री का सिपाही दिखाई ना दिया। ग्वालियर से ट्रेन चली तो उसने रुकने का नाम ही न लिया। कई छोटे स्टेशन गुजरते चले गए। पौ फटने वाली थी कि पंजाब मेल झांसी के रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गई। मैं ट्रेन से बाहर आने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। जिन बुजुर्ग का मैंने रुमाल अपने सर पर बांध रखा था, उन्हें झांसी उतरना था। मैंने रुमाल वापस करना चाहा तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। बेटा, तुम्हारे सर में दर्द है, इसे अपने पास ही रखो। मैंने बड़े मियाँ का शुक्रिया अदा किया। ट्रेन रवाना हो गई और जब भोपाल आया तो दिन काफी निकल चुका था। यहाँ मैंने दूसरे मुसाफिरों के साथ आब खोरे में चाय पी और बंद मक्खन खाया। फिर दिन भर ट्रेन चलती रही। सारे रास्ते मुझे किसी ने न पूछा। जुलगांव के बाद नंदगांव भी गुजर गया। आधी रात के बाद स्टेशन नासिक रोड आया। यहाँ मैंने प्लेटफॉर्म पर निकल कर थोड़ा बहुत खाया। देवलाली पहुंचे तो सुबह काजिब की झलकियां नमूदार होना शुरू हो गईं। अगतपुरी के स्टेशन पर बिजली का इंजन लगा दिया गया, क्योंकि दिल्ली से यहाँ तक स्टीम इंजन हमें लाया था। यहाँ से बम्बई का रंग रूप नजर आना शुरू हो गया था और ट्रेन की रफ्तार काफी तेज हो गई थी। कल्याण का रेलवे स्टेशन आया तो बम्बई शुरू हो गया था। कल्याण के बाद पंजाब मेल दादर के लोकल स्टेशन पर रुकी और फिर शोर मचाती धड़धड़ाती हुई बम्बई सेंट्रल के अजीमुशान रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गई। प्लेटफॉर्म पर उतरने की बजाय मैं दूसरी तरफ रेलवे लाइन पर उतर गया और यार्ड की दूसरी पटरियों से गुजरता हुआ दूसरे प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। प्लेटफॉर्म की घड़ी दिन के 8 बजा रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और लगता था कि बूंदाबांदी हो चुकी है। मैं एक जगह दूसरे मुसाफिरों के साथ बेंच के किनारे पर बैठकर माहौल का जायजा लेने लगा। यहाँ मिलिट्री पुलिस का कोई आदमी मौजूद नहीं था। मैंने स्टॉल पर चाय पी और बुक स्टॉल से टाइम टेबल खरीदा। अंग्रेजी अखबार पर निगाह डाली। वहाँ ना तो कहीं मेरी खबर छपी थी और ना ही कोई तस्वीर छपी थी। मैं दूसरे मुसाफिरों के रेले में शामिल होकर सीढ़ियों वाले पुल की तरफ बढ़ा। पुल उबूर करके बड़े प्लेटफॉर्म पर आया और दूसरे मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर आ गया। मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने मुझे घेर लिया। इनमें कोई होटल वाला था, कोई टैक्सी वाला और कोई विक्टोरिया यानी बखी वाला। मैं एक मुसलमान लड़के के साथ विक्टोरिया में बैठकर भिंडी बाजार के बगदादी होटल में आ गया। मामूली किस्म का कमरा लिया। एक बेड और पुरानी सिंगार मेज कोने में रखी थी। चाय मंगवाई और फिर टाइम टेबल खोलकर बंबई से मद्रास जाने वाली ट्रेनों का जायजा लेने लगा। एक ही ट्रेन मेरे लिए मौजू थी जो रात के 10 बजे बंबई से रवाना होकर अगली रात के पिछले पहर मद्रास पहुंचती थी। बहुत तवील सफर था। मेरे पास भारतीय करेंसी में सिर्फ 1000 रुपए रह गए थे। फर्स्ट क्लास में सफर करना वैसे ही मेरे लिए खतरनाक था। थर्ड क्लास में आदमी दूसरे मुसाफिरों में गुम हो जाता है। दोपहर के खाने के बाद मैं आराम करने के लिए सो गया।